सुस्वागतम बच्चों। कक्षा 10वीं में आज हम पढ़ेंगे भूगोल यानी ज्योग्राफी। तो बच्चों ये आप देख पा रहे हैं आपकी अपनी कक्षा 10वीं की जो पाठ्यपुस्तक है भूगोल ज्योग्राफी, जो कि आप देख सकते हैं आकर्षक ढंग से बनाई गई है। तो बच्चों कक्षा 10वीं में आज हम पढ़ेंगे जलवायु यानी क्लाइमेट। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे जलवायु यानी क्लाइमेट। तो बच्चों मैं आपका मार्गदर्शक शिक्षक CS पटेल, वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर दादर मुंबई से। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं आपको कक्षा 10वीं में जो भूगोल में अध्ययन करना है वो भारत और ब्राज़ील को अध्ययन करना है। तो चलिए दोनों देशों को अगर ध्वज की बात करें तो आप देख पा रहे हैं, फ्लैग की बात करें, ध्वज की बात करें तो बाईं ओर भारत को आप देख पा रहे हैं, भारत के ध्वज को, और दाहिनी ओर आप देख पा रहे हैं ब्राज़ील के ध्वज को। तो तुलनात्मक अध्ययन करना है इस वर्ष आपको कक्षा 10वीं में। बच्चों इस आपको थोड़ा सा रिवाइज करते हुए हम आपको आगे बढ़ें। जब हम भारत की बात करते हैं राइट, तो ध्यान रखें हमेशा भारत की जो स्थिति है जिस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यानी बच्चों भारत की स्थिति आप ध्यान से देखिए। भारत जो है किस तरह से अगर बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में है, राइट, उत्तरी गोलार्ध में है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध का मतलब बच्चों आपको याद दिलाएं, ये चूँकि शून्य अंश जो अक्षांश रेखा है राइट, तो जो कि बच्चों यहाँ से होकर गुजरती है भारत के दक्षिण में, अर्थात यहाँ से, और जबकि 23.5 अंश जो उत्तरी अक्षांश अर्थात जो कर्क रेखा वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो चूँकि शून्य अंश से ऊपर की ओर, ऊपर अर्थात उत्तर की ओर, तो भारत इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में है। जबकि अगर बच्चों बात करें ब्राज़ील की, तो ये जो ब्राज़ील को आप देख पा रहे हैं, ब्राज़ील जो कि दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है उसमें है, राइट। भारत जबकि एशिया महाद्वीप में है, जबकि ब्राज़ील जो है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है, राइट। और इसमें जो इसकी स्थिति है ये जो है इसका थोड़ा सा हिस्सा जो उत्तरी है, उत्तरी थोड़ा सा हिस्सा इसका उत्तरी गोलार्ध में है, बाकी का पूरा हिस्सा जो आप देख पा रहे हैं यानी ब्राज़ील की बात करें तो पूरा ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, राइट। इसकी हमने चर्चा की थी बच्चों। इसका लोकेशन और एक्सटेंट जो है दोनों ही देशों का आपने विस्तार से पढ़ा हुआ है इसके पहले के वीडियोज में, राइट। तो इसलिए हम ज़्यादा विस्तार यहाँ नहीं देना चाहेंगे, आपको थोड़ा सा रिवाइज करते हुए बस आगे बढ़ रहे हैं। आप ध्यान रखिए लोकेशन को अच्छी तरह ध्यान रखिए, भारत और ब्राज़ील दोनों की लोकेशन। और इसके बाद जो है जब बात होती है, क्योंकि बच्चों इस अक्षांश, और अगर अक्षांशों की बात करें यस यानी जो उनका अक्षांशीय विस्तार है, देशांतरी विस्तार है, वो भी आपको ध्यान रखना है, और लोकेशन तो आप ध्यान में रखें ही। इसके साथ साथ भारत और ब्राज़ील का जो फिजियोग्राफिक रीजन है यानी जो भौतिक स्वरूप है वो भी आपको ने पढ़ा हुआ है बच्चों। आज हम चूँकि जलवायु की बात करने वाले हैं, क्लाइमेट की बात करने वाले हैं, राइट, तो इसलिए उसका इम्पोर्टेंस है, हम देखेंगे उसे। तो चलिए बच्चों भारत और ब्राज़ील की जब बात करें तो भारत और ब्राज़ील को आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बाईं ओर आप भारत को देख पा रहे हैं, भारत के राजनीतिक मानचित्र को देख रहे हैं, जबकि दाहिनी ओर आप ब्राज़ील के राजनीतिक मानचित्र को देख रहे हैं। बच्चों हम इसको बार बार आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आपको पूरे वर्ष भर कक्षा 10वीं में इन्हीं दोनों देशों को पढ़ना है। आपको भारत और ब्राज़ील का तुलनात्मक अध्ययन करना ही है, राइट बच्चों। तो इसलिए भारत और ब्राज़ील को आप बार बार अच्छी तरह से अपने दिमाग में रखिए, राइट। तो चलिए हम भारत और ब्राज़ील की बात कर रहे हैं। तो भारत का जो प्राकृतिक या जो इसका जो फिजियोग्राफिक रीजन है वो आपने इसके पहले पढ़ा हुआ है, राइट। भारत का जो प्राकृतिक स्वरूप है उसका अध्ययन आपने इसके पहले किया हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ ही भारत के जो मुख्य भौगोलिक वितरण की बात करें, जैसे हिमालय पर्वत की बात करें, उत्तर के मैदानी क्षेत्र की बात करें, प्रायद्वीपीय पठार हो या तटवर्ती मैदानी क्षेत्र हो, या जो आइलैंड यानी प्रायद्वीपीय जो द्वीप हैं, द्वीपों की अगर बात करें तो इसके पहले हमने इसकी चर्चा की हुई है। आइए बच्चों इस क्रम में हम और आगे बढ़ें। इस बच्चों हमने इसका अध्ययन किया, यानी अगर हम बात करें बच्चों आप सुंदरवन को देख पा रहे हैं, जो अगर डेल्टा की बात करते हैं तो आप देखिए जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का जो संगम है, जो महान डेल्टा सुंदरवन है, इसकी चर्चा हमने इसके पहले की हुई है। हम थोड़ा सा आपको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों भारत की अगर बात करते हैं तो भारत का जो भौतिक स्वरूप है जिसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है
ये जो हिमालय पर्वत की जो श्रृंखला है, ये उसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। और चूँकि बच्चों हम जब जलवायु को पढ़ेंगे तो स्वाभाविक है, अगर भारत का अध्ययन करेंगे तो स्वाभाविक है कि हम हिमालय को ज़रूर ध्यान में रखेंगे। लेकिन बच्चों आज हम भारत को नहीं बल्कि हम ब्राज़ील को पढ़ने वाले हैं। हम आपको केवल थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन करना है, इसलिए थोड़ी चर्चा इसकी हम भारत की भी कर ले रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। भारत का जो भौतिक स्वरूप है, राइट, अगर हम पर्वतीय क्षेत्र की बात करें, ये चाहे मध्यवर्ती या मध्य जो पठारी क्षेत्र है उसकी बात करें, जो प्रायद्वीपीय जो पेंसुलर एरिया है उसकी बात करें, तटवर्ती मैदानों की बात करें, तटवर्ती समुद्र तटीय मैदान की बात करें, या बच्चों हम राजस्थान के जो थार का मरुस्थल है या डेजर्ट है उसकी बात करें, इस या नॉर्थ ईस्ट की ओर यहाँ की अगर बात करें, हिमालय के अलावा नागा, ये पटकोई, ये जो गारो खासी जयंतिया की जो पहाड़ियाँ हैं, इस नॉर्थ ईस्ट में जो सेवन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, बहुत चर्चित है, इसका भी इम्पॉर्टेंस रोल होने वाला है जब हम भारत की जलवायु को पढ़ेंगे, राइट, ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। ध्यान रखिए हम भारत और ब्राज़ील के तुलनात्मक अध्ययन को पूरे वर्ष भर देखने वाले हैं, लेकिन बच्चों आज विस्तार से हम देखने वाले हैं ब्राज़ील, जो कि दक्षिणी अमेरिका का एक महत्वपूर्ण देश। ब्राज़ील जो कि विकासशील देश है, जिस तरह भारत दक्षिणी एशिया का महत्वपूर्ण देश, विकासशील देश, यस डेवलपिंग कंट्री में, उसी तरह से ब्राज़ील भी डेवलपिंग कंट्री में आता है। तो बच्चों हमारे पाठ्यक्रम में रखा हुआ है, राइट। चलिए हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। हम ब्राज़ील की बात कर रहे हैं, तो ब्राज़ील का अक्षांशीय विस्तार अधिक होने के कारण जलवायु में विविधता पाई जाती है, राइट। ध्यान रखिए बच्चों, जलवायु की अगर बात करें तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर जलवायु और मौसम थोड़ा सा स्पष्ट कर देते हैं आपको। जलवायु और मौसम, मौसम बच्चों जलवायु क्या है, मौसम का एकीकरण है बच्चों। मौसम का अर्थ है जैसे दिन विशेष का तापमान की बात करें, दिन विशेष के तापमान की बात करें, वर्षा की बात करें, ह्यूमिडिटी की बात करें, आर्द्रता की बात करें, ये कुछ दिनों की बात करें, एक दिन की बात करें, 2 दिन की बात करें, एक सप्ताह की बात करें, एक वर्ष की बात करें, यस, या तो वर्ष की या कुछ वर्ष। लेकिन बच्चों जब हम जलवायु की बात करते हैं तो जलवायु क्या कहा जाता है, मौसम का एकीकरण कहा जाता है बच्चों। 30 से 35 वर्षों का जो किसी क्षेत्र विशेष की जलवायु जो होती है और मौसम जो होता है उसका अध्ययन करने के बाद किस तरह की जो तमाम चीज़ें, तमाम का मतलब जिसमें चाहे हम तापमान को लें या वर्षा को लें, यस, या ह्यूमिडिटी को लें, या जो वेजिटेशन है मतलब प्राकृतिक वनस्पतियां हैं उनको ले, इन तमाम चीज़ों को शामिल करके ये जो कि जलवायु निर्धारित की जाती है, जलवायु वेत्ताओं के द्वारा निर्धारित की गई है। यस बच्चों, तो आइए हम ब्राज़ील का जो ब्राज़ील की जलवायु के संदर्भ में आज विस्तार से देखने वाले हैं। तो ब्राज़ील का अक्षांशीय विस्तार, जब अक्षांश की बात करते हैं, राइट, तो हम आपको थोड़ा सा यहाँ रिवाइज करना चाहते हैं एक बार फिर से। जब अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो आप ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ शून्य अंश, राइट। अब शून्य अंश क्या है, ये शून्य अंश अक्षांश रेखा यहाँ से आप देख पा रहे हैं, राइट बच्चों, ये यही है इक्वेटर, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये चूँकि ये इक्वेटर है अर्थात यही है भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, तमाम नाम है इसके, चाहे शून्य अंश अक्षांश रेखा कहिए, रेखा कहेंगे, रेखा जब कहते हैं, जब हम 2 डायमेंशनल मतलब मानचित्र जब देखते हैं, जैसे अभी आप देख रहे हैं 2D है, 2D अर्थात द्विमितीय मानचित्र आप देख पा रहे हैं, इसी को रेखा शून्य अंश रेखा वृत्त भी कहा जाता है, सर्कल कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी तो गोल है बच्चों, पृथ्वी तो एक रेखा के रूप में तो है नहीं, पूरा सर्कल है। यानी शून्य अंश की जब बात करते हैं तो जब ग्लोब में आप इसे देखेंगे तो एक पूरा सर्कल शून्य अंश का देखेंगे, तब हम उसे जो है 3D के रूप में देखते हैं, क्योंकि जो भूगोलक है वो क्या है 3D के रूप में होता है, त्रिआयामी होता है, और वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो शून्य अंश की बात करते हैं पूरा एक सर्कल होता है। इसलिए जब हम मानचित्र में जब हम ऐसे दिखाते हैं तो हम एक रेखा के रूप में भले ही कह देते हैं, राइट। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में होगा, क्योंकि आप पहले से आपने 6वीं में 7वीं 8वीं तमाम पिछली कक्षाओं में आपने भूगोलक के बारे में, ग्लोब के बारे में अध्ययन किया हुआ है, तो कोई संदेह नहीं होना चाहिए, राइट। तो चलिए हम आगे समझते हुए बढ़ेंगे। तो हम अक्षांश की बात करते हैं, अक्षांशीय विस्तार की जब बात करते हैं, राइट, तो ये अक्षांशीय विस्तार शून्य अंश से जैसे देखिए अक्षांशीय विस्तार, राइट। अब शून्य अंश के बाद आप बढ़ेंगे 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश, 4, 5, 6 ऐसे आप बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर देखिए 23 लिखा हुआ है, राइट। तो आप 23 देखिए, 23 अंश अर्थात ये मकर रेखा तक आप पहुँच गए हैं, राइट, क्योंकि शून्य अंश
से दक्षिण में आप बढ़ते हैं 23.5 अंश, जो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 23.5 अंश जो दक्षिणी अक्षांश पर आप पहुँचते हैं तो आपको मकर रेखा मिलती है। ये मकर रेखा या मकर वृत्त भी कहते हैं, राइट। अब उसके नीचे आप देखिए, इसके और नीचे आप आते हैं तो आपको यहाँ तक जो है इसका अक्षांशीय विस्तार दिखाई देता है। यानी ब्राज़ील जो है बच्चों, वह ध्यान से समझिए, ये उत्तरी गोलार्ध यानी उत्तरी गोलार्ध से शुरू होता है और दक्षिणी गोलार्ध तक, यानी उत्तरी गोलार्ध में तो थोड़ा इसका है ही, ये उत्तरी हिस्सा इतना है ही, आपने लोकेशन में इसे समझा हुआ है, और दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ तक है। तो ये जो अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं, राइट, तो इस तरह से इसका जो अक्षांशीय विस्तार, अक्षांश रेखाएं 23 रूप होती है, लेकिन इसका अक्षांशीय विस्तार अधिक है भारत की तुलना में। जब भारत को हम पढ़ेंगे तो आपको वहाँ भी बताएंगे कि किस तरह से ये अंतर है। तो ब्राज़ील का अक्षांशीय विस्तार अधिक होने के कारण जलवायु में विविधता पाई जाती है, राइट। अब इसकी जलवायु में जो है विविधता पाई जाती है। जैसे भूमध्य रेखा के पास उष्ण, अब जरा ध्यान दीजिए, जब हम भूमध्य रेखा की बात कर रहे हैं, ये तो यहाँ पर यही है जो गोला हमने बनाया है, यही है भूमध्य रेखा, राइट, इक्वेटर जिसे कहते हैं, विषुवत रेखा, विषुवत वृत्त जिसे कहते हैं। तो इसके पास उष्ण यानी हॉट, यहाँ पर जो इसकी जलवायु है बच्चों, आपको ध्यान होगा कि जो भूमध्य रेखा की बात करते हैं, इक्वेटर की बात करते हैं, यहाँ से लेकर के ये 5 से 10 अंश, चाहे उत्तरी गोलार्ध की बात करें चाहे 5 अंश से 10 अंश दक्षिणी गोलार्ध की बात करें बच्चों, ये जहाँ पर अगर उष्णता की बात करें, गर्मी की बात करें, ये बच्चों तो जो बेल्ट है, वो जो क्षेत्र है, ये बच्चों जहाँ पर पूरे साल भर यानी गर्मी पड़ती रहती है। ये वैसे तो सूर्य का भासमान जो भ्रमण है बच्चों, वो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश अर्थात कर्क वृत्त से लेकर के दक्षिण की ओर मकर वृत्त 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश तक सूर्य का भासमान भ्रमण होता है। सूर्य की जो सूर्य अगर हम यूं कहें कि सूर्य अगर आसमान में अगर सीधे अगर कहें कि सीधे आप अगर देखें तो आपके सिर के ऊपर आ सकता है, तो केवल इन्हीं क्षेत्रों में यानी उत्तरी गोलार्ध में ये 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर के 23.5 अंश दक्षिणी गोलार्ध में यहीं तक, राइट। उसके बाद आगे जब पढ़ते हैं तो बच्चों आपने पढ़ा हुआ है, पिछली कक्षाओं में आपने देखा हुआ किस तरह से जब हाई लैटिट्यूड की ओर जाते हैं, उच्च अक्षांशों की ओर जाते हैं, 60 अंश 70 अंश जो आप बढ़ते हैं, तो आप देखते हैं किस तरह से सूर्य की किरणें जो है वो तिरछी होती जाती हैं, राइट। और ध्रुव तक जाते जाते जो स्थिति आपने पढ़ा हुआ है किस तरह से ध्रुव तक, जो चाहे साउथ पोल की बात करें या नॉर्थ पोल की बात करें। तो बच्चों यहाँ पर हम जो आपको बता रहे हैं, हम जलवायु की बात कर रहे हैं कि भूमध्य रेखा के पास उष्ण अर्थात हॉट, तो मकर रेखा जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसे कहा जाता है, ये जो 23.5 अंश की रेखा हम आपको दिखा रहे हैं, जिसे मकर रेखा, इसे ही कहते हैं इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये दक्षिण में यहाँ पर जो जलवायु है वो समशीतोष्ण होती है, जिसे टेम्परेट जलवायु कहा जाता है, राइट। तो ध्यान रखिए, ब्राज़ील में भूमध्य रेखा के पास आसपास की जो जलवायु है वो किस तरह की है, हॉट है अर्थात उष्ण है। तो जो दक्षिण में समशीतोष्ण अर्थात टेम्परेट जलवायु पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। दक्षिणी पूर्वी और उत्तरी पूर्वी दिशा से आने वाली पूर्वी व्यापारिक हवाएं बच्चों क्या है, ये जरा समझ लीजिए। व्यापारिक हवाएं कहाँ से बहती हैं, कैसे बहती हैं बच्चों, ये जरा ध्यान से देखिए। तीर का निशान आपको दिखाई दे रहा है, किधर, यहाँ देखिए, ये देखिए तीर का निशान आप देख पा रहे हैं, राइट, ये तीर का निशान। तो बच्चों ये इधर क्या है, उत्तर है, ये ऊपर की ओर उत्तर है और इधर पूर्व है, यानी जो उत्तरी पूर्वी कह सकेंगे। तो ये जो उत्तरी पूर्वी और इधर देखिए इस ओर, यानी इसको दक्षिण में यानी दक्षिणी पूर्वी। तो उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी, ये जो उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी है, ये व्यापारिक हवाएं हैं। अभी आप सोचेंगे व्यापारिक हवाएं क्या होती है, व्यापारिक नाम इनका क्यों है बच्चों? व्यापारिक नाम इनका इसलिए पड़ा है क्योंकि प्राचीन काल में जो समुद्र में यात्रा करने वाले थे, जो ट्रेड करने वाले थे, व्यापार करने वाले लोग थे, राइट, तो उन्होंने ही उसी जो ट्रेड अर्थात इन्हीं हवाओं के माध्यम से जो उनकी शिप अर्थात जो उनकी जो पाल वाली नौकाएं चला करती थी, राइट बच्चों, इनकी मदद से, राइट। तो इस तरह से उन्हीं के कारण इनका नाम जो है, इन्हें ट्रेड विंड या व्यापारिक पवन कहा जाता है। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि इनकी जो दिशा है, कोरियालिसिस जो इफेक्ट है, कोरियालिसिस का इफेक्ट है कि ये जैसे ही बच्चों
अगर हम यूँ कहें कि उत्तरी गोलार्ध में, यस बच्चों, तो जो है उत्तरी गोलार्ध में अपने किस तरह से मुड़ जाती हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे, चूँकि यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए अपनी किस तरह से यहाँ पर जो व्यापारिक पवन है वो आगे बढ़ रही हैं, आप देखिए। और इन्हीं व्यापारिक पवनों के कारण जो है बच्चों, ये जो आगे हम आपको बताएंगे कि इन्हीं व्यापारिक पवनों के चलते ब्राज़ील में वर्षा होती है। और ये जो अटलांटिक महासागर आप देख पा रहे हैं, अटलांटिक महासागर जिसे हिंद महासागर भी कहा जाता है, राइट, जो कि यस इन्हीं व्यापारिक पवनों के कारण इस देश में वर्षा होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और फिजियोग्राफिक रीजन तो आपने पढ़ा हुआ है, यस, तो उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हुए, ब्राज़ील की उच्च भूमि, यस, ब्राज़ील हाईलैंड की अगर बात करें तो बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान होगा, नीचे हमने रखा हुआ है, ये देखिए ब्राज़ील की हाईलैंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ब्राज़ील की उच्च भूमि जो आप देख पा रहे हैं, यस। तो बच्चों ब्राज़ील की जो हाईलैंड है, उच्च भूमि का कुछ भाग उत्तर के तट की तक या ध्यान रखिए बच्चों, ऊपर की ओर जो यस उच्च भूमि की अगर बात करें तो गुआना हाईलैंड है उत्तर में, और दक्षिण में जो है ब्राज़ील हाईलैंड, राइट। तो बच्चों सागर से आने वाली जो हवाओं को विशाल कगार जो है अवरोध के रूप में पैदा करते हैं, इसलिए तटीय भाग में जो वर्षा होती है वो ओरोग्राफिक टाइप की रेनफॉल होती है। बच्चों ध्यान रखिए, जब हम ओरोग्राफिक मतलब अवरोधी प्रकार की वर्षा होती है, तो यहाँ पर जो है हमने इसके पहले चर्चा की थी, आपको याद होगा कि यहाँ पर जो है कगार, यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो विशाल कगार हैं वो अवरोध के रूप में, ये जो व्यापारिक पवन हैं, व्यापारिक पवन का अवरोध करते हैं, मतलब व्यापारिक जो पवने हैं उनको रोकने का कार्य करते हैं, अवरोध उत्पन्न करते हैं, इसीलिए इनको ओरोग्राफिक टाइप या पर्वतकृत वर्षा भी नहीं कहा जाता है। तो अवरोध के कारण जो है ये यहाँ पर रेनफॉल होती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं नीले रंग से, ये देखिए जहाँ पर नीला रंग आपको अधिक दिखाई दे रहा है, इस लिस्ट के माध्यम से यहाँ पर जो दी गई है, ये देखिए वार्षिक औसत वर्षा मिलीमीटर में दिखाई दी गई है, जिसमें जो सबसे ज़्यादा ब्लू है, डार्क ब्लू है, वहाँ पर सबसे अधिक वर्षा हो रही है, राइट। तो इससे पता चलता है कि इस तटवर्ती क्षेत्र में इसीलिए अधिक वर्षा हो रही है अवरोध होने के कारण, राइट। तो इस तरह से ये सागर से आने वाली हवाओं को विशाल कगार जो है अवरोध पैदा करते हैं, इसीलिए इस तटीय भाग में जो वर्षा होती है उसे ओरोग्राफिक टाइप वर्षा अर्थात हमने देखा कि किस तरह से ये वर्षा होती है, जो कि अवरोधी वर्षा के रूप में जानी जाती है। उच्च भूमि के परे यानी जो हाईलैंड के अलावा इन अवरोधी हवाओं का प्रभाव कम हो जाता है, इसलिए यहाँ पर अत्यल्प वर्षा होती है, यानी बहुत कम वर्षा होती है। यानी बच्चों इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो अधिक वर्षा हो रही है, लेकिन बच्चों यहाँ पर आप देखिए, आपको पूरा वाइट दिख रहा है। अब वाइट दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ 500 मिलीमीटर से भी कम वर्षा हो रही है, माने बहुत कम वर्षा हो रही है, नहीं के बराबर हो रही है। तो बच्चों यही है वो क्षेत्र जिसे वृष्ट छाया प्रदेश अर्थात रेन शैडो रीजन कहा जाता है। तो जरा बच्चों ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, हम बात कर रहे हैं रेन शैडो रीजन अर्थात वृष्ट छाया प्रदेश। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आखिर में यहाँ पे वर्षा क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि जो वर्षा जो ट्रेड विंड्स हैं वो तो तटीय क्षेत्रों में ही कर दे रही हैं, तो जब उस पार आगे बढ़ती हैं तो ऐसे में उनके उसमें जो है नमी की मात्रा अर्थात वर्षा की मात्रा नहीं के बराबर होती है और इसीलिए वर्षा नहीं कर पाती है। तो ये पूरा क्षेत्र वृष्ट छाया प्रदेश में आ जाता है, रेन शैडो रीजन के रूप में जाना जाता है। तो ये पूर्वोत्तर दिशा में पाया जाता है और इस शुष्क प्रदेश को अनावृष्ट चतुर्भुज यानी ड्राफ्ट क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाएगा, राइट, कि ये अनावृष्ट चतुर्भुज कहाँ है, ये ड्राफ्ट क्वाड्रिलेटरल कहाँ है, तो क्यों है, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है, कहाँ है ये भी पूछा जा सकता है। तो आगे हम प्रश्न लेने वाले हैं, राइट। तो ये आप ध्यान रखिए, अनावृष्ट चतुर्भुज यही है, राइट। एक चतुर्भुज के रूप में फैला हुआ है, इसीलिए इसका नाम अनावृष्ट चतुर्भुज रखा गया है, यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तापमान के संदर्भ में ब्राजील का उत्तरी प्रदेश उष्ण है, राइट। अब उत्तरी प्रदेश उष्ण है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है बच्चों, चूँकि यहाँ पर इक्वेटर है और बच्चों आपको याद होगा इक्वेटर पर तो कन्वेंशनल जो है, यानी जो कन्वेंशनल का मतलब संवहनीय वर्षा जिसे कहते हैं,
राइट बच्चों, यहाँ पर संवहनीय वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ पर जो हवाएं हैं वर्टिकल ऊर्ध्वाधर, क्योंकि ये बच्चों यहाँ पर खूब गर्मी पड़ती है, पूरे साल भर गर्मी पड़ती है, तो यहाँ की जो इक्वेटर की हवा होती है ना, क्या होती है, वर्टिकल, सीधा ऊपर उठती है। और बच्चों जब सीधा ऊपर उठेगी तो उस जगह खाली होगी, तो उसका जो स्थान भरने के लिए आसपास की हवाएं आती है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर जो है कन्वेंशनल रेन होती है, संवहनिक वर्षा होती है, और बहुत तेज़ वर्षा होती है, ये मूसलाधार वर्षा कह सकते हैं, होती है। इसीलिए इस क्षेत्र में हम बात इक्वेटर की कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना है कि ऐसा यहाँ भी है, जो इस इक्वेटर का क्षेत्र यहाँ भी है, यहाँ, और चूँकि वो उष्ण यानी जो ट्रॉपिकल एरिया की बात करते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की बात करते हैं, तो ब्राज़ील का उत्तरी जो प्रदेश है वो उष्ण है, तो दक्षिण का जो प्रदेश है उसकी तुलना में कम है, यानी वहाँ पर गर्मी जो है कि कम पड़ती है, दक्षिण के प्रदेश की बात करें। इसे आप समझने के लिए यहाँ पर जो विविधता की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें टेम्परेचर अर्थात तापमान दिया हुआ है। अब जरा यहाँ पर देखिए, तापमान जरा देखिए, यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए 28 अंश सेंटीग्रेड की आप एक देखिए रेखा आपको दिखाई दे रही है, इसे आइसोथर्म के रूप में आप देखिए, 28 अंश सेंटीग्रेड की यहाँ पर रेखा आपको देखिए, यानी यहाँ भी देखिए 28 अंश सेंटीग्रेड, यानी कि जो समताप रेखा आपको दिखाई दे रही है, ये यहाँ भी आपको 28 अंश सेंटीग्रेड तापमान की। लेकिन यहाँ देखिए, आप ज्यों ज्यों दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं आपको तापमान कम दिखाई देगा। यहाँ 23 देखिए, यहाँ भी आपको 23 दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ देखिए आपको तो 18 अंश सेंटीग्रेड तापमान की रेखा दिखाई दे रही है, यहाँ भी देखिए 18 की। यानी ज्यों ज्यों आप दक्षिण की ओर आ रहे हैं ब्राज़ील में, तो आपको तापमान कम दिखाई दे रहा है, और ज्यों ज्यों आप इक्वेटर की ओर, विषुवत की ओर बढ़ रहे हैं, तो आपको तापमान अधिक दिखाई दे रहा है, चूँकि आप कारण आप इसका जानते हैं, राइट। तो ये अपने दिमाग में आपको रखना है कि राइट। तो इस तरह से बच्चों इसे ध्यान रखना है, और इसी के आधार पर ऋतुओं में विविधता भी पाई जाती है। ब्राज़ील के तटीय भाग में भूमध्य रेखा के पास तापमान में कुछ अधिक अंतर नहीं पाया जाता। इस ब्राज़ील के जो तटीय भाग की बात करें, जिसको भूमध्य रेखा के पास, इक्वेटर के पास की एरिया की बात करें, वहाँ तापमान में कुछ अधिक अंतर नहीं पाया जाता। इस प्रदेश में हवाओं के ऊर्ध्व दिशा में वहन अंतर उष्ण कटिबंधीय एकत्रीकरण विभाग, इसे कन्वर्जेंस जोन कहा जाता है। छीड़ होने के कारण चक्रवात कभी कभी ही इनका निर्माण होता है। तो बच्चों इस प्रदेश में हवाएं जो है, हमने कहा था किस तरह से ऊर्ध्व दिशा में, ये ऊर्ध्व का मतलब वर्टिकल डायरेक्शन जिसे कहा जाता है, यानी ऊपर की ओर, ये वहन अंतर उष्ण कटिबंधीय एकत्रीकरण विभाग, इसे कन्वर्जेंस जोन कहा जाता है। वो छीड़ होने के कारण यहाँ पर चक्रवात कभी कभी ही उनका निर्माण होता है, ये ध्यान रखना है। बच्चों इस भाग में हवा का तापमान अधिक होता है। इस अमेजन के मैदान में औसत तापमान 25 से 28 अंश सेंटीग्रेड होता है। इस बच्चों जब अमेजन की बात करते हैं, तो अमेजन का जो मैदान है, विस्तृत आपको पिछली बार हमने, जो कि भारत का जो ब्राज़ील का जो फिजियोग्राफिक एरिया आप पढ़ रहे थे, यानी भौतिक प्रदेश, भौतिक क्षेत्र पूरा पढ़ रहे थे, तो आपने समझा था किस तरह से जो अमेजन अपनी तमाम सहायक नदियों के साथ किस तरह से वो आगे बढ़ कर के अटलांटिक महासागर में यहाँ पे जा कर के गिरती है, ये हमने देखा था विस्तार से। बच्चों यहाँ पर आपको ये समझना है कि इसकी तमाम सहायक नदियों की बात अगर हम करें, तो इस क्षेत्र में, यानी अमेजन के क्षेत्र की बात करें, जो बड़ा जो है इसका बेसिन है, ये अपनी सहायक नदियों के साथ कहें तो यूँ कहें कि विश्व का सबसे बड़ा जो बेसिन है अमेजन बेसिन का ही है। और यहाँ पर जो तापमान है 25 अंश से 28 अंश सेंटीग्रेड है, और उच्च भूमि के प्रदेश में मौसम ठंडा होता है, राइट। तो जो हाईलैंड की ओर बढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर नीचे इसीलिए हमने रखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब हाईलैंड की बात करते हैं, उच्च भूमि की बात करते हैं, तो यहाँ अपेक्षाकृत तापमान कम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, इस देश का अधिकांश भाग उष्ण कटिबंध में आता है। देश के उत्तरी भाग से भूमध्य रेखा गुजरती है, यानी ब्राज़ील के उत्तरी भाग से भूमध्य रेखा गुजरती है, ये अच्छी तरह आपको ध्यान रखना है। और इसका अधिकांश भाग जो है वो उष्ण कटिबंध में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही सागर की निकटता के कारण तटीय क्षेत्र में जलवायु सौम्य एवं आर्द्र होती है। माइल्ड एंड ह्यूमिड, यानी जो समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर जो जलवायु है वहाँ पर माइल्ड एंड ह्यूमिड, इस तरह जो है आर्द्र और सौम्य और आर्द्र होती है, ये आपको ध्यान रखना है।
आइए बच्चों हम यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। यस, ज़रा ध्यान से देखिए, क्रॉस सेक्शन ऑफ ब्राज़ील्स फिजियोग्राफी। इसे अगर आप पूरी तरह से समझ लेते हैं तो पूरा जो ब्राज़ील की जो प्राकृतिक संरचना का कार्ड, जिसे प्रतिच्छेदन कहा जाता है, जिसे क्रॉस सेक्शन इंग्लिश में कहा जाता है, वो आप समझ लेंगे। अब आप समझिए किस रूप में आप समझेंगे। सबसे पहले आप समझिए कि ये किस ओर से किस ओर दिया हुआ है। यानी बच्चों ये एंडीज पर्वत से शुरू होकर के, ये जो दिया हुआ है एंडीज पर्वत से शुरू होकर के इस ओर, अर्थात विशाल कगार, ये जो विशाल कगार की हम बात कर रहे हैं, यानी अटलांटिक महासागर की ओर, यानी दक्षिण की ओर। तो यानी ये उत्तर का हिस्सा है और ये दक्षिण का हिस्सा है, यानी इस रूप में। इसे कैसे आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए जो एंडीज़ की हम बात करें, यहाँ जो एंडीज़ लिखा हुआ है, तो एंडीज जो है एक्चुअली देखिए वेनेजुएला, यहाँ देखिए वेनेजुएला है ना, राइट। और जबकि ब्राज़ील तो यहाँ से शुरू होता है, राइट। ये जो गियाना की उच्च भूमि की हम बात कर रहे हैं, ये वाला हिस्सा, चलिए यहाँ के समीप है, इसलिए यहाँ पर दे दिया हुआ एंडीज पर्वत, चलिए उसे समझ सकते हैं। लेकिन बच्चों ये ध्यान रखें यहाँ पर, तो यहाँ से एंडीज पर्वत की पूरी श्रृंखला है। आप देखिए दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पश्चिम तरफ देखिए एक पूरी श्रृंखला है एंडीज पर्वत की। लेकिन हम यहाँ जो बात कर रहे हैं इस ओर, अर्थात यहाँ से लेकर के इस ओर, यानी ब्राज़ील इस ओर इस रूप में दिया है, क्योंकि ये जो ब्राज़ील का ये हिस्सा है, यहाँ जो विशाल कगार दिया हुआ है, यही हिस्सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यानी ये जो क्रॉस सेक्शन जो दिया हुआ है इस रूप में दिया हुआ है। किस रूप में, ऐसे, राइट। इसे इस रूप में जो दिया है, इसे आप ऐसे समझना है आपको, तब आप समझ सकते हैं। यानी कहाँ से शुरू होता है, एंडीज से शुरू होता है, राइट। तो यहाँ पर आप क्या क्या देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे जो ध्यान से आप देखिए कि यहाँ से जो तापमान है, जहाँ पर अगर हाइट है, ऊंचाई है, तो ऊंचाई पर स्वाभाविक है कि तापमान कम होगा। यहाँ पर 21 अंश सेंटीग्रेड है। लेकिन जैसे ही मैदानी क्षेत्र शुरू होता है, तापमान देखिए 28 अंश सेंटीग्रेड, यानी अमेजन का जो मैदान है आप देख सकते हैं, वहाँ तापमान आपको 28 अंश। हम तापमान को देख लेते हैं, इसके बाद हम वर्षा को देखते हैं, राइट। तो सबसे पहले तापमान को समझ लीजिए। फिर देखिए पराना और पराग्वे नदी का जो मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पर देखिए आपको तापमान कम मिलता है, राइट। ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा, राइट, तो आप देखिए यहाँ पर ब्राज़ील की जो उच्च भूमि है, यहाँ पर 23 अंश सेंटीग्रेड तापमान, और यहाँ पर देखिए आपका जो तटीय प्रदेश है, यहाँ पर आपको 27 अंश या उससे थोड़ा कम तापमान यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये तो आप देख पा रहे हैं तापमान को। लेकिन बच्चों अगर वर्षा की बात करें, वर्षा जो कि मिलीमीटर में दी जाती है, राइट, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए इस क्षेत्र में 1600 मिलीमीटर वर्षा हो रही है। यहाँ पर देखिए अमेजन नदी का जो मैदानी क्षेत्र है 2000 मिलीमीटर वर्षा हो रही है। पराना पराग्वे नदी के मैदानी क्षेत्र में 1500 मिलीमीटर वर्षा, इस रूप में आपको समझना है। और ब्राज़ील की उच्च भूमि है, यहाँ पर देखिए जो वर्षा है वो 600 मिलीमीटर, यानी बहुत ही कम होती है। और तटीय प्रदेश में थोड़ा उससे ज़्यादा वर्षा 1200 मिलीमीटर वर्षा होती है। और बच्चों ये जो दी गई है, राइट, ये क्या है, ये आप देखिए ध्यान से, ये हाइट दी गई है, ऊँचाई, राइट, ये आपको देखना है ऊंचाई के रूप में जो दिया है, ये जो स्केल है। और इधर वृष्टि दिया है, यानी मिलीमीटर में। ये जो ब्लू कलर से आप देख पा रहे हैं, ये जो ब्लू कलर में आप देख पा रहे हैं, ये वर्षा है। वृष्टि का मतलब प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल कहते हैं, ये मिलीमीटर में दी गई है, राइट। तो इस तरीके से बच्चों आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर नीचे की ओर आ जाइए। अब हम आपको ये बताने का प्रयास करते हैं। ये नीचे देखिए ब्राज़ील का पूरा, यानी ब्राज़ील कहाँ से शुरू होता है, 5 अंश 11 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है, राइट। और कहाँ तक दिया हुआ है, 25 अंश 24 मिनट दक्षिणी अक्षांश तक। ये जो पूरा सेक्शन है, ये देखिए अब 0 अंश, राइट, 0 अंश अर्थात यहाँ इक्वेटर है। जैसा हमने कहा था, क्योंकि ब्राज़ील तो दोनों ही गोलार्ध में है, तो ये उत्तरी गोलार्ध से शुरू होकर के दक्षिणी गोलार्ध तक इंड होता है। तो ये अब देखिए दूरी दिया है जैसे 400 किलोमीटर, फिर यहाँ पर देखिए 1200 किलोमीटर। इसके बाद देखिए ये पराना नदी का जो मैदानी क्षेत्र है, ये देखिए ये दिया है यहाँ से यहाँ तक 2000 किलोमीटर, ये 2800 किलोमीटर और 3600 किलोमीटर, राइट। ये बताने का प्रयास किया गया है कि यहाँ से यहाँ तक ये जो सेक्शन है वो 400 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 2000, 2800 किलोमीटर, 3600 किलोमीटर। तात्पर्य ये कहने का मतलब कि ये यहाँ पर जो है इसके द्वारा, इस जो क्रॉस सेक्शन है इसके द्वारा इस आप वार्षिक औसत वर्षा देख पा रहे हैं। इसके अलावा जो टेम्परेचर तापमान है वो आप देख पा रहे हैं, राइट। और
तो चलिए बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझा हुआ है। आगे हम और आगे बढ़ते हैं। अब आइए बच्चों, हम आपके सामने प्रश्न रखते हैं, ज़रा ध्यान से आप देखने का प्रयास कीजिए। मानचित्र में समताप रेखाओं का विचार कर बताइए कि ब्राज़ील में औसत तापमान की श्रेणी कितनी है। अब ज़रा आप ध्यान से देखिए, मानचित्र आप देख लीजिए और मानचित्र को देख करके आप बताइए कि ब्राज़ील में औसत तापमान की श्रेणी अगर आप ध्यान से देखिए, राइट, तो आप समझने का प्रयास कीजिए। यस, तो आप समझेंगे। यहाँ पर देखिए 18 अंश, जो पराना और पराग्वे नदी का जो बेसिन है, राइट, यहाँ पर आप देखिए 18 अंश सेंटीग्रेड दिया हुआ है। और यहाँ पर अगर भूमध्य रेखा इक्वेटर की ओर आप बढ़ते हैं जो तो आपको देखिए यहाँ पर 28 अंश, राइट। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो उसकी श्रेणी है न्यूनतम और अधिकतम 18 अंश से 28 अंश सेंटीग्रेड, ये आपको समझना है, राइट। तो चलिए हम आपको आगे बताते हैं कि किस भाग में अधिक वर्षा होती है, राइट, किस भाग में अधिक वर्षा होती है। तो आप वर्षा को समझ सकते हैं कि वर्षा जो है, ध्यान से आप देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है। यस, वर्षा मिलीमीटर में दी गई है, राइट। यहाँ देखिए 3000, 2500, 2000, ये राइट, इसके आधार पर आपको देख के समझना है। तो आप देखेंगे कि जो अधिक वर्षा का जो क्षेत्र है वो आप देखिए उत्तर में आपको दिखाई दे रहा है। उत्तरी और मध्य जो क्षेत्र है अमेजन बेसिन का, इसमें अधिक वर्षा दिखाई दे रही है, राइट। इस तरह से अमेजन बेसिन का उत्तरी और मध्य हिस्से में आपको वर्षा अधिक दिखाई दे रही है। आइए आगे देखते हैं, ब्राज़ील में किन दिशाओं से हवा आती है। इसकी चर्चा तो हमने की थी, आपने पहचान लिया होगा। अगर हवाओं की दिशा की बात करें तो ये आपने समझ लिया होगा कि उत्तरी पूर्वी व दक्षिणी पूर्वी जो ट्रेड है, व्यापारिक पवने हैं, ये उत्तरी पूर्वी हैं। ये देखिए उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं और ये है दक्षिणी पूर्वी, राइट। इन्हीं से ये हवाएं आती हैं, इन्हीं दिशाओं से हवाएं आती हैं, उत्तरी पूर्वी व दक्षिणी पूर्वी। परीक्षा में पूछा जाए इस तरह से आपको लिखना, राइट। तो ये बच्चों, अगर पूछा जाए कि ऐसा इसके पीछे कारण क्या होगा, राइट, तो बच्चों भूमध्य रेखा के पास जो है वो कम दाब का लो प्रेशर जो पट्टा बनता है, बेल्ट का निर्माण होता है, और यही कारण है कि हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बढ़ती हैं, और इसीलिए व्यापारिक पवनों की जो दिशा है वो ये दिशा यहाँ पर आपको दिखाई गई है, राइट। इस तरह से कारण आप लिख सकते हैं। आइए बच्चों, एक सवाल और लेते हैं, जरा आप ध्यान से देखिए। यस, तो बच्चों इन हवाओं के मार्ग में क्या अवरोध का निर्माण होता है। अगर हवाओं के अवरोध की बात करें तो बच्चों आपको तुरंत याद आ गया होगा कि जो इन हवाओं के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है, राइट, तो हम आपको दिखाएं यस कि जो पूर्वी उच्च भूमि की बात करें, पूर्वी उच्च भूमि जो है, ये जो पूर्वी जो उच्च भूमि है, हाईलैंड है, ये वो जो है इसका कह सकते हैं वो बाधा बनती है, रुकावट बनती है, राइट। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इन हवाओं के कारण किस प्रकार की वर्षा होती है बच्चों। इन हवाओं के कारण हमने चर्चा की थी, ओरोग्राफिक टाइप की रेन होती है, जिसे पर्वतकृत वर्षा कहते हैं, ओरोग्राफिक टाइप की रेन होती है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं। आइए बच्चों एक प्रश्न और देख लेते हैं, ध्यान से आप समझने का प्रयास कीजिए। किस भाग में औसत तापमान कम है। अगर ये पूछा कि औसत तापमान कहाँ कम है, तो औसत तापमान कहाँ कम है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। ये जो पराना पराग्वे इसका बेसिन आप नदी का जो दक्षिणी हिस्सा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तापमान आपको कम दिखाई दे रहा है, राइट। पूछा जा सकता है कि औसत तापमान कहाँ कम है, तो आप देखिए दक्षिणी भाग का जो पराना पराग्वे का बेसिन है, यहाँ का तापमान कम है। यस, तो आप लिख सकते हैं बच्चों। ब्राज़ील में वृष्टि छाया प्रदेश पहचानिए और वहाँ की जलवायु की स्थिति कैसी होगी ये बताइए। वृष्टि छाया प्रदेश की बात करें, यस बच्चों, तो इसकी चर्चा हमने तो विस्तार से की थी, आपको याद आ गया होगा। यस, वृष्टि छाया प्रदेश जो हाईलैंड है, यस, यहाँ पर जो आप देख सकते हैं वृष्टि छाया प्रदेश जो कि एक चतुर्भुज के रूप में है, यस, इसकी हमने चर्चा की थी। तो बच्चों यही वो क्षेत्र है वृष्टि छाया प्रदेश। इसका रीजन हमने बताया था कि जो उच्च भूमि है दक्षिण की, उसके कारण जो है इस तरह से ये है वृष्टि छाया प्रदेश जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से इसे पहचान के आपको लिख देना है। और इसके अलावा किस भाग में तापमान अधिक होगा, यस, किस भाग में तापमान अधिक होगा, तो आप देखिए पूर्वी हिस्से में, आप देखिए तो पूर्वी हिस्से में जहाँ यहाँ देखिए 28 अंश
जो अगर आइसोथर्म की बात करें, समताप रेखा आप देख सकते हैं 28 अंश की, तो ये पूर्वी हिस्सा और उत्तरी हिस्सा यहाँ भी आप देख सकते हैं, इन हिस्सों में ब्राज़ील के तापमान अधिक है। तो पूर्वी और उत्तरी हिस्से में आपको लिखना है। आइए आगे हम देखते हैं और भी अभ्यास कर लेते हैं। राइट बच्चों, ध्यान से आप देखिए, आपको समझना है। तमाम प्रश्नों के उत्तर आसानी से आप देख सकते हैं, बस आप इसका जो फिजियोग्राफिक रीजन है अपने दिमाग में रखिए। ये सब इसके अलावा यहाँ की जो अगर मौसम की बात करें, अर्थात यहाँ की जो तापमान की बात करें, यस, या विंड जो हवाओं किस तरह से बहती हैं, ये तापमान किस तरह का है, इन चीज़ों को समझ करके तमाम प्रश्नों का उत्तर आप देख सकते हैं। अक्षांश रेखाओं का विचार करते हुए ब्राज़ील में किस प्रदेश में समशीतोष्ण जलवायु होगी? राइट, तो बच्चों अक्षांश रेखाओं का ध्यान रखते हुए ब्राज़ील में किस प्रदेश में समशीतोष्ण जलवायु होगी? तो बच्चों अगर आप देखें तो दक्षिणी भाग की ओर देखिए, मकर रेखा के दक्षिण में आप दोषिए तो आपको दिखाई देगा कि चूँकि अक्षांश रेखाओं के विचार करने की बात कहा है, तो आप मकर रेखा के दक्षिण में आएंगे। यस, तो आपको यहाँ पर मकर रेखा के दक्षिण, मकर रेखा यहाँ आपको दिखाई दे रही है 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश पर यह मकर रेखा है। राइट, तो यहाँ पर कई बात कही जा रही है कि यस ब्राज़ील के किस प्रदेश में समशीतोष्ण जलवायु की बात करें तो इस क्षेत्र में आपको समशीतोष्ण जलवायु की स्थिति दिखाई बन रही है मकर रेखा के दक्षिणी भाग में। यस, आगे देखिए, 0 अंश से 5 अंश उत्तर व दक्षिण क्षेत्र में हवाओं की स्थिति कैसी होगी? 0 अंश से 5 अंश उत्तर व दक्षिण के क्षेत्र में बच्चों, चूँकि यहाँ पे इक्वेटर की बात हो रही है, 0 अंश से 5 अंश उत्तर और दक्षिण में, तो यस, जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चों यहाँ पर संवहनिक हवाएं चलती है। यस, और संवहनिक प्रकार की वर्षा होती है। और बच्चों यहाँ पर जो अगर कन्वेंशनल रेन की बात करें, यहाँ की जो कि तापमान अधिक होता है, तो 0 से 5 की बात कही जा रही है। मतलब बच्चों यहाँ इसके ऊपर उत्तर की ओर 5 अंश और इसके नीचे 5 अंश दक्षिण की बात की जा रही है, तो उत्तर और दक्षिण की बात की जा रही है। राइट, इन क्षेत्रों में जहाँ पर संवहनिक प्रकार की स्थिति होती है, हवाएं कैसी होती है? यहाँ पर हवाएं ऊर्ध्वाधर चलती हैं। ये हवाएं ऊपर की ओर चलती हैं, ऊर्ध्वाधर चलती हैं, और संवहनिक प्रकार की वर्षा होती है, रोज वर्षा होती है और मूसलाधार वर्षा होती है। राइट, और बच्चों यहीं पर इक्वेटर एरिया में आपने सुना होगा 4 o'clock रेन, यस, होती है, जो कि मूसलाधार वर्षा होती है। यस बच्चों, आइए एक प्रश्न और देख लेते हैं। इस मानचित्र में वितरण दर्शाने की पद्धति कौन सी है? बच्चों कक्षा 9वीं में तो आपने पढ़ा ही है वितरण के मानचित्र, चाहे डाट मेथड की बात करें यानी बिंदु पद्धति, या क्षेत्रघन पद्धति यानी कोरोप्लेथ मेथड आपने पढ़ा है, आपने समघन पद्धति आइसोप्लेथ मेथड पढ़ा हुआ है। कक्षा 9वीं में तो आपने भूगोल में पढ़ा हुआ है वितरण के मानचित्र में। राइट, तो यही यहाँ पर पूछा जा रहा है, इस मानचित्र के वितरण इसकी कौन सी पद्धति दर्शाई गई है? तो बच्चों ये देखिए, अगर तापमान की बात करें, जो टेम्परेचर है वो आइसोप्लेथ मेथड से दर्शाया गया है। जो तापमान टेम्परेचर आप देख पा रहे हैं, राइट, ये आइसोप्लेथ अर्थात यहाँ देखिए समताप रेखा के द्वारा बताया गया है। ये देखिए 28 अंश की समताप की रेखा है। राइट, ये 28 की यहाँ आप देख पा रहे हैं। यस, ये 23 की आप देख पा रहे हैं, ये 18 की देख पा रहे हैं। ये मेथड जो है आइसोप्लेथ मेथड कहा जाता है, समताप रेखा के द्वारा दिखाया गया है। और अगर वर्षा की बात करें, यहाँ पर जो वर्षा दिखाई दे रही है, 2 चीज़ें हैं यहाँ पर देखिए। एक तो तापमान आपने देखा, वर्षा जो है यहाँ पर दी गई है, ये किस आधार पर दी गई है ये आप देखिए, तो इसको आपको कोरोप्लेथ मेथड पर दिखाया गया है। और कोरोप्लेथ मेथड क्या होता है? कोरोप्लेथ मेथड मतलब क्षेत्रघन पद्धति के द्वारा दिखाया गया है। राइट, तो ये जो आप यहाँ पर वर्षा आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये कोरोप्लेथ यानी समघन क्षेत्र के रूप में दिखाया, समघन क्षेत्र मेथड यानी कोरोप्लेथ मेथड इंग्लिश में कहा जाता है, उसके आधार पर दिखाया गया है। यस बच्चों, तो आपने इसे समझ लिया होगा। अब आइए बच्चों हम जल्दी से अभ्यास कर लेते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर एक कथन है, बताइए सत्य है या असत्य। ब्राज़ील भूमध्य रेखा पर स्थित है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव ब्राज़ील की जलवायु पर होता है। तो क्या ये कथन सत्य है? तो बच्चों आपने बहुत ही आसानी से समझ लिया होगा, यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। बिल्कुल आसान था। चलिए एक और देख लीजिए, लास्ट है ये। तो चलिए, कथन सत्य है या असत्य बताइए। ब्राज़ील में दक्षिणी पश्चिमी हवाओं के कारण बहुत वर्षा होती है। ब्राज़ील में दक्षिणी पश्चिमी हवाओं के कारण बहुत वर्षा होती है। आपको तुरंत याद आ गया होगा कि अरे ये कथन तो हो ही नहीं सकता, ये कथन बिल्कुल गलत है। तो सही क्या है? ब्राज़ील में दक्षिणी पश्चिम नहीं, दक्षिणी पूर्व। राइट, ब्राज़ील में दक्षिणी पूर्व हवाओं के कारण बहुत वर्षा होती है। राइट, तो चलिए बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही।